नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे साथ अवश्य जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ताल के बोलों को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? ताल के जो बोल होते हैं उन्हें प्राचीन यानी पुराने ग्रंथों में क्या कह के बुलाया गया है? तो आप जानिए कि उन्हें पटाक्षर कहा गया है ग्रंथों में। ठीक है, पटाक्षर कहा गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। शास्त्रों में लय के कितने प्रकार माने गए हैं? शास्त्रों में लय के कितने प्रकार माने गए हैं? तो लय के 3 प्रकार माने गए हैं। लय के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला है आपका विलंबित लय। विलंबित लय। दूसरा है आपका मध्य लय और तीसरा है द्रुत लय। ये 3 प्रकार के लय माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ताल के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले बोलों की गति के भिन्न भिन्न प्रकारों को क्या कहते हैं? फिर से सुनिए कि ताल के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले बोलों की गति के भिन्न भिन्न प्रकारों को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम यति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? तो यति कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सामा, स्त्रोतगत्ता एवं गोपुच्छा यति का उल्लेख मिलता है। बाद में इसमें जो है वो मृदंगा एवं पिपलिका यतियों को भी जोड़ा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ताल की संकल्पना में कुछ अन्य कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्हें ताल का डैश भी कहा जाता है। तो जिन्हें ताल का 10 प्राण भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 10 प्राण। ठीक है, ताल के 10 प्राण। अब ये कौन कौन से हैं जी? तो काल है, मार्ग है, क्रिया है, अंग है, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तारा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ताल के विभागों में मात्राओं के आवंटन से जाति निश्चित की जाती है, ऐसा आपको बताया गया है। ताल की कितनी जातियां हैं, ये आपको बताना है। ताल की कितनी जातियां हैं? तो ताल की मुख्यतः 4 जातियां हैं। कौन कौन से? तो त्रिश है, चतुरस है, जिसको चतस्र भी कहा जाता है, और खंड है, और एक आपका मिश्र है। फिर से सुनिए, तिस्र है, मिश्र है, खंड है और चतस्र है। अगला प्रश्न है कि राग भैरव की उत्पत्ति किस थाट से मानी जाती है? राग भैरव की उत्पत्ति किस थाट से मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति भैरव थाट से ही मानी जाती है। भैरव थाट से ही मानी जाती है, इसलिए यह क्या हो गया? तो एक आश्रय राग हो गया। आश्रय राग। ठीक है, मतलब कि अपने ही नाम वाले थाट से उत्पन्न राग को आश्रय राग कहते हैं। इसमें रेधा कोमल लगता है। क्या लगता है? तो रे भी कोमल लगता है और ध भी कोमल लगता है। ठीक है। इसकी जाति जो होती है वो संपूर्ण होती है।
इसकी जाति संपूर्ण होती है। और इसके गायन समय की यदि बात करें तो सुबह का 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में इसको गाया जाता है, AM में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित सोमनाथ ने अपने ग्रंथ राग विबोध में किस थाट को शुद्ध थाट बताया है? तो सोमनाथ जी ने भैरव थाट को यहाँ पर में शुद्ध बताया है। भैरव थाट को उन्होंने शुद्ध थाट बताया है। राग भैरव की प्रकृति कैसी है? तो राग भैरव जो है यह एक गंभीर प्रकृति का राग है, गंभीर प्रकृति है इसकी। इसमें विलंबित, द्रुत दोनों ख्याल गाए जाते हैं, तराना भी गाया जाता है, ध्रुपद भी गाया जाता है। इसमें जो है ठुमरी नहीं गाया जाता है। ठीक है, इसमें ठुमरी नहीं गाते हैं। और इसका संप्रकृति राग जो है वो कालिंगड़ा है, ठीक है, या रामकली भी है। ठीक है, और बात करें कि राग भैरव के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आनंद भैरव है, वैरागी भैरव है, नट भैरव है, प्रभात भैरव है, अहिर भैरव है, शिवमत भैरव है इत्यादि। ये सब जो है इस भैरव राग के प्रकार हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि राग वृंदावनी सारंग किस थाट से उत्पन्न है? राग वृंदावनी सारंग का थाट कौन सा है? तो ये जो है आपका काफी थाट से उत्पन्न राग है, काफी थाट से। और काफी थाट से उत्पन्न है, किंतु इसमें आपका क्या हो जाता है जी, तो ग और ध वर्जित होते हैं। ग और ध वर्जित होते हैं इस राग में। और इसकी जाति जो होती है वो औडव औडव हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इस राग की जाति औडव औडव हो जाती है, यानी 2 स्वर वर्जित होने के कारण इसके आरोह में भी और अवरोह में भी 5-5 स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति औडव औडव है। इसके वादी स्वर की बात करें तो इसका वादी है रे, वादी स्वर, और संवादी स्वर प। प क्या है? तो संवादी स्वर है। ठीक है, और इसमें नी के दोनों रूप का प्रयोग होता है। नी कोमल भी लगता है और नी शुद्ध भी लगता है। इस राग में नी के दोनों रूपों का प्रयोग होता है। आइए अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत में राग के रूप में सारंग शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भारतीय संगीत में राग के रूप में सारंग शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो उस ग्रंथ का नाम है संगीत मकरंद। संगीत मकरंद जो कि महर्षि नारद की रचना है। महर्षि नारद मुनि की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सद्राग चंद्रोदय किनकी रचना है? तो इसके लेखक जो हैं सद्राग चंद्रोदय के, वो पुंडरीक विट्ठल जी हैं। कौन है? तो पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल जी हैं। इसमें इन्होंने सारंग को मेल माना है, ठीक है, तथा इसके अनुसार सारंग राग की वर्णन की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राग विबोध के लेखक कौन है? तो राग विबोध के लेखक जो हैं वो सोमनाथ जी हैं। सोमनाथ, राग विबोध के लेखक
सोमनाथ जी हैं, और इसको इन्होंने 1610वीं ईस्वी में लिखी है। 1610वीं ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हृदय कौतुक एवं हृदय प्रकाश के लेखक कौन हैं? इन दोनों ग्रंथों के लेखक पंडित हृदय नारायण देव हैं। पंडित हृदय नारायण देव। पंडित हृदय नारायण देव जी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राग तत्व विबोध के लेखक कौन है? राग तत्व विबोध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके पंडित श्रीनिवास। पंडित श्रीनिवास जी राग तत्व विबोध ग्रंथ के लेखक हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे कि चतुर्दंडी प्रकाशिका के रचयिता कौन है? चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक पंडित वेंकट मुखी हैं। पंडित वेंकट मुखी कहिए या फिर मखी कहिए, एक ही बात है। पंडित वेंकट मुखी। अगला प्रश्न है कि राग कल्प ध्रुवांकुर के लेखक कौन हैं? तो इस ग्रंथ के लेखक जो हैं वो अप्पा तुलसी हैं। क्या नाम है जी इनका? इनका नाम है अप्पा तुलसी। अप्पा तुलसी इनका नाम है, और इनके द्वारा यह लेखन कार्य 1911वीं ईस्वी के लगभग हुआ, यहाँ पर। ठीक है। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है राग चंद्रिका सार। क्या नाम है जी? तो राग चंद्रिका सार, जो कि इन्हीं की रचना है। यहाँ पर लिख ही देते हैं। इस ग्रंथ का नाम है राग चंद्रिका सार, इन्हीं की रचना है। इन्हीं की रचना है, और इसका लेखन कार्य जो हुआ वो 1912 ईस्वी के लगभग हुआ है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है कि अभिनव राग मंजरी किनकी रचना है? अभिनव राग मंजरी किनकी रचना है? तो यह अभिनव राग मंजरी जो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की रचना है। किनकी रचना है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की रचना है। और इसका रचना काल क्या है? तो 1921वीं ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की। ठीक है जी। तो अगला प्रश्न है कि संगीत सुदर्शन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? संगीत सुदर्शन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं सुदर्शन आचार्य। सुदर्शन आचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन आचार्य ने कितने प्रकार के सारंग का जिक्र किया है? इन्होंने कितने प्रकार के सारंग का जिक्र किया है? तो 9 प्रकार के सारंग का जिक्र इन्होंने किया है। 9 प्रकार के। सुन लीजिए। अहंग सारंग, गौड़ सारंग, जलधर सारंग, बड़हंस सारंग, मियाँ की सारंग, लंक दहन सारंग, ठीक है, सुध सारंग, मधुमाद सारंग, वृंदावनी सारंग।
जो कि ये ज़्यादा प्रचलित है, ये वाला वृंदावनी सारंग, इसको अधिक लोग जानते हैं। इनमें से एक आध जो है गौड़ सारंग, जलधर सारंग, ये ज़्यादा प्रचलित है। बाकी जो आप नहीं जानते थे वो भी आपने सुना। इन्होंने 9 प्रकार के सारंगों का वर्णन किया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। वृंदावनी सारंग का संप्रकृति राग कौन सा है? तो वृंदावनी सारंग का जो संप्रकृति राग है वो आपका सुर मल्हार है। क्या है? तो सुर मल्हार वृंदावनी सारंग का संप्रकृति राग है। और बात करें इसके गायन समय का, तो इसका गायन समय जो है वो आपका दोपहर है, दोपहर का समय है। ठीक है। राग यमन को किस थाट का आश्रय राग कहा गया है? राग यमन को किस थाट का आश्रय राग कहा गया है? तो राग यमन को कल्याण थाट का आश्रय राग कहा गया है। ठीक है। और इसकी जाति जो है, वो आपका संपूर्ण इसकी जाति है। संपूर्ण कहने का मतलब है कि आरोह में भी और अवरोह में भी, दोनों में ही 7 स्वर लगते हैं। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है, राग यमन का अन्य नाम क्या है? यमन राग का अन्य नाम क्या है? तो इस यमन राग को कल्याण भी कहते हैं और इसको एमन भी कहा जाता है। और यही नहीं, इसको ईमन भी कहा जाता है। ठीक है। और यमन नाम तो इसका है ही, यमन तो इसका नाम है ही। ठीक है। तो इतने सारे नामों से इसे बुलाया जाता है और इसमें जो है तीव्र म का प्रयोग होता है और बाकी सभी स्वर जो होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। ठीक है। तो इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि हर रोज़ हम इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कर पाएँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है। बाकी आप जो कुछ भी राय देना चाहते हैं कमेंट में अवश्य लिख करके बताइए। धन्यवाद।